अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। डॉक्टर फ़ारूक नसीब ने आज 2 साल में तीसरी मरतबा वज़ीर क़ानून बतौर वज़ीर क़ानून हल्फ उठाया और फिर कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कुलभूषण जाधव के हवाले से जो कानून साजी हुई है जवाब भी दिया। लेकिन माजी में भी हमने देखा है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ अब कह रही है कि कौमी सलामती के मामलों पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इससे पहले भी होती रही है, चाहे कुलभूषण जाधव का मामला हो या रेमंड डेविस का। आपको हम मवाजना जरा करवाएंगे कि कब किसने कैसे सियासत की थी। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें सीनियर रहनुमा हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। इसके अलावा अली नवाज अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ की नुमाइंदगी करें सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक। और हमारे साथ दिफ़ाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले लेकिन मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ खोसा साहब, क्योंकि मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ हो, इंतकाम ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, क्योंकि इससे पहले जो गद्दारी के इल्ज़ामात लगते रहे हैं तो लगता है कि आप मौका ढूंढ रहे हैं और अब वही कर रहे हैं जो पहले तहरीक इंसाफ करती रही थी। अब आपके सामने ही है। मोहतरम इमरान खान साहब वैसे तो बहुत ज़्यादा नए पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान की अज़मतों की बात करते थे, रियासत मदीना की बात करते थे। अब तो बिल्कुल ही टोटली लंबे पड़ गए, बिल्कुल लेट गए हैं। पहले तो कहा कि मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल आया मोदी, लेकिन मोदी कश्मीर को ही हड़प कर गया। और अब आपने देखा कि क्या हिंदुस्तान ने कर लिया है, पाकिस्तान ने क्या किया। 1 साल हो चला है और वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। मुझे बताएं कि तकरीबन 10 लाख के करीब वहाँ उन्होंने फ़ौज जो है डिप्लॉय की हुई है। कश्मीरियों का जिस तरह से कत्ले आम हो रहा है, जिस तरह से कश्मीर को कन्वर्ट किया जा रहा है, मेजॉरिटी उसकी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहाँ बैनुल-अक़वामी क़वानीन नज़र नहीं आते हैं। वहाँ यूनाइटेड नेशंस की वो करारदादें नज़र नहीं आती हैं जहाँ बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस तस्वाब राय का अज़्म करके एक वादा किया था। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। 1 साल गुजर चुका है, कश्मीर वाला मामला भी एक तरफ है, लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस किस्म की प्रोग्रेसिव जमात है, आपको भी पता है कि गद्दारी के इल्ज़ामात आप भी लगते रहे थे। रेमंड डेविस का भी मामला सामने है, कुलभूषण जाधव के मामले पर और दीगर मामलात पर पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ पर इल्ज़ामात लगते रहे। तो अब यही गेम क्यों खेली जा रही है? मतलब लेट्स मूव ऑन। हमारी सियासत में इस किस्म के इल्ज़ामात तो नहीं लगने चाहिए। वो दुरुस्त तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। देखें अंबर, एक बात तो ये रेमंड डेविस का मैं बता दूं, उस वक्त मैं गवर्नर पंजाब था। रेमंड डेविस का वो जॉन कैरी आया था, मैंने खुद उसे कहा था कि वो डिप्लोमेटिक नहीं है, हम उसके इम्यूनिटी नहीं दे सकते। मैंने रिसीव किया था उसे एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर। और दूसरी बात रही, हमने बिल्कुल उसको नहीं दिया था। अगर अदालत में उन्होंने जो है किसास और दियत के कानून के तहत उन्होंने वरसा को जो है उनसे राजीनामा करवा लिया तो वो मुताबिक अदालत ने बरी किया, छोड़ा। हमने नहीं छोड़ा था, हुकूमत ने इनकार कर दिया था। हमने बहुत बड़ा स्टैंड लिया था उस वक्त, हमें तमाम तर हमने प्रेशर्स को रेजिस्ट किया था। इसलिए ये ना हमें ताना ना दीजिएगा खुदारा। और दूसरी बात ये, हमारी तहवील में मैं बिल्कुल ताना नहीं दे रही हूँ लतीफ़ खोसा साहब, मुझे पता है, मुझे मालूम है आप उस वक्त गवर्नर पंजाब भी थे। लेकिन देखिए तहरीक इंसाफ का भी तो यही मौक़िफ़ है ना, तहरीक इंसाफ का भी तो यही मौक़िफ़ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है उसके तहत कानून साजी की गई है। नहीं, माफ़ करना, अभिनंद को किसी अदालत ने नहीं छोड़ा था। और दूसरी बात यह है कि जो कलभूषण का है, कलभूषण को किसी पाकिस्तानी अदालत ने ना छोड़ा है ना बेगुनाह किया है। उसको सजाए मौत हुई है। सजाए मौत के कैदी को पहले तो इन्होंने वहाँ जाके जुरिस्डिक्शन को आगे सरेंडर किया, वहाँ जो भी हुआ, लेकिन अब ऑर्डिनेंस किया है, पाकिस्तानी कानून तब्दील किए हैं एक शख्स के लिए। पाकिस्तानी कानून तब्दील करके फिर पार्लियामान के अंदर आपको ले जाना होता है। वहाँ आपको जो है असेंबली इन सेशन है, असेंबली इन सेशन होते हुए आप ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हो, आप बाईपास कर रहे हो। ये अहम नुक्ता है, इस पे जरूर बात होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ये जो सेशन होने के बावजूद, मैं इस पे वापस आऊंगी। लतीफ़ खोसा साहब, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। मैं चाहती हूँ डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक भी इस गुफ्तगू में शामिल हो। डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ भी इंतकाम ले रही है? नवाज शरीफ पर जो मोदी का यार और गद्दार के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, शीरी मज़ारी साहिबा ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये भी कह दिया कि जैसे लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि उस वक्त ज्यूरिस्डिक्शन क्यों माना गया था। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए था ज्यूरिस्डिक्शन
तो अगर एक अदालत में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? ये बात तो हमेशा उस वक्त भी यही डिस्कशन जो चल रही थी वो यही थी कि जुरिस्डिक्शन को नहीं मानना चाहिए था, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे, तो क्या अब ज़ेब देता है कि आप भी उसी किस्म के इल्ज़ामात लगाएं तहरीक इंसाफ पर? देखिए, अभी तक तो हमने कोई गद्दारी का तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। हमने तो इनको नहीं कहा कि इनके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है भारत के साथ भी करना चाहिए, या आपने कहा था कि ये जो हमारे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो सालसी करवाएंगे, तो फिर वो सालसी हो गई, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? या जब उन्होंने हमारे मुल्क की सरहदी जो इंटेग्रिटी है उसमें से जहाज गिराए और हमारी पाकिस्तानी फोर्सेज ने उनके 2 जहाज नीचे गिरा मारे, और उसके अलावा अखबार में कुछ आर्टिकल भी लिखा था इमरान खान साहब ने, उसका भी मैंने तस्करा नहीं किया। फिर वो करतारपुर राहदारी खोली, बहुत अच्छा काम माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन उस वक्त राहदारी खोली जब हमारी जो है उनको बड़े नीचे जा रहे थे कश्मीर में। हमने आपको अभी गद्दार नहीं कहा, हमने आपको अभी भी काफिर नहीं कहा, हमने आपको अभी भी हिंदी का कहा। हाँ, अलबत्ता ये कि आप कैसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसलिए बनाई गई कि एमबसीज में अगर आपको कोई फैसला करना हो तो कोई राह होनी चाहिए एग्जेक्टिव के पास, वो फैसला करता है। मगर ऐसे ही पार्लियामेंट का जिसके लिए 60 दिन की रहती है। बिल्कुल, यही वाला नुक्ता है जिसका मेरे ख्याल में अभी तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा। अली नवाज साहब, आपसे ही पूछते हैं कि देखिए, अपोजिशन का जो एक नुक्ता है ये बिल्कुल समझ में आ रही है कि इसको डिस्कस क्यों नहीं किया पार्लियामेंट। पिछले हफ्ते भी हम इसी पर बात कर रहे थे, फिर पेश हुआ, लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में था इस पर क्यों नहीं डिस्कस किया गया, क्यों नहीं इनको एतमाद में लिया गया? ये सवाल अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। अली नवाज साहब। मुसद्दिक भाई हमारे मेरे बड़े भाई हैं और सेम वॉइस है नून लीग में, अच्छी बात करने की कोशिश लाजमी करते हैं। इन्होंने सेम वॉइस भी रखी और ख्वाजा आसिफ जैसी वॉइस भी रखी हुई, मरीम औरंगजेब जैसी वॉइस भी रखी हुई है, और फिर राना सनाउल्लाह जैसी वॉइस भी रखी हुई है। तो मुसद्दिक भाई तक मैं जो बात कर रहा हूँ, अब मुसद्दिक भाई ने बेसिस बताया जितनी मुझे उनकी आवाज आई। अब उससे पहले खोसा साहब कुछ बात की, अगर मैं निकालने रहूँ ना इल्जाम, तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि मैं रेमंड डेविस की भी बात कर सकता हूँ, मैं सिलाला की बात कर सकता हूँ जिसमें एक इंटरव्यू किया, बॉर्डर के अंदर है जहाज और गिराया और उसामा बिन लादेन की ले गए, लोगों को मारा, और जरदारी साहब ने उठ के सुबह मुबारकबाद पेश की। फिर मैं ये भी बात कर सकता हूँ, आपने सूफी मोहम्मद को छोड़ा, निजाम अदल रेगुलेशन आपके प्रेसिडेंट साहब ने साइन की, स्टेट विद इन द स्टेट को आपने रेगुलेट, इस बातों में नहीं जाना चाहता। जो बात फ्लोर ऑफ द हाउस हुई और जो अभी भी आपकी जो बात है उसको गलत लिया जा रहा है। ये ऑर्डिनेंस कब आया है उसकी डेट देख लें आप, क्या उस डेट पे क्या असेंबली का सेशन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? नहीं चल रहा था। उसके अंदर आपने कोई कंसेशंस दी हैं? नहीं दी हैं। अगर आप पूरा ऑर्डिनेंस पढ़, मेरे चीफ खोसा साहब ने ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं अभी पूरा, उसमें 164 नंबर 146 नंबर पैरा है, वो जो आईसीजे की जजमेंट है उसमें कह रहा है कि आपने इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करनी है आपने इसके ऊपर। क्यों कि आपने 2016 में जो वियना कन्वेंशन का आपने 1964 का साइन किया हुआ है उसके तहत आपने काउंसलर एक्सेस नहीं दी है। जब काउंसलर एक्सेस नहीं दी तो आपका जो मुसद्दिक भाई कुछ कर रहे हैं, जब आपने उसे काउंसलर एक्सेस नहीं दी और वियना कन्वेंशन के आप सिग्नेटरी हैं तो आईसीजी का रोल आ गया, और जब आईसीजी का रोल आ गया तो फिर अली नवाज साहब उस वक्त क्यों फिर तनकीद की जाती थी? सवाल यही है ना कि आप भी मानते हैं कि देखिए, तहरीक इंसाफ का भी तो यही मौकफ है ना कि पाकिस्तान रोग स्टेट नहीं है, एक जिम्मेदार रियासत है, और हमने दुनिया को भी यही दिखाना है कि हम जिम्मेदार रियासत है, तभी हम जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उनके मुताबिक हमने चलना पड़ता है। तो उस वक्त भी तो जब एक्सेप्ट की थी जुरिस्डिक्शन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो यही वजह थी ना? इस वक्त नहीं। अब फिर मेरी बात नहीं समझ रही आप। वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं पहले। शेख मुसद्दिक भाई शायद आपको ये बात समझा नहीं सकी, उन्होंने बात नहीं की, मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। जो आप वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं तो उस सिग्नेटरी के तहत जो भी स्पेनेज या कोई भी इस तरह का आदमी आता है उसको आपने काउंसलर एक्सेस देना है। जब आपने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया तो आईसीजी का रोल ऑटोमेटिकली आ गया। जब ऑटोमेटिकली आ गया और उसके अंदर जब आपने रोल प्ले करना था, जो अपने
वकील हायर करना था, जो उसके आर्गुमेंट्स देने थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब का बयान आईसीजी के सामने रखा गया जो अगेंस्ट यूज किया गया पाकिस्तान के, पर मैं उसमें भी नहीं जाता। पर एक फैसला आ गया और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। 146 पैरा में क्या कह रहा है कि आपने इफेक्टिव रिव्यू करना है और रिकंसिडरेशन करनी है। आप उसके लिए क्या आप उनको कंसेशन दे रहे? नहीं दे रहे। आपने उसके लिए क्या किया? हाई कोर्ट में 199 के तहत आपने रिट पिटीशन कर दी है, और जो उसको ड्यू उनको जो मिलना चाहिए जो पहले उनको नहीं मिला, और इसमें हैरत अंगेज के कंसेशन है, एनआरओ है। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं जनरल साहब के पास लेकर जाना चाहती हूँ। जनरल साहब सवाल फिर यही पैदा हो रहा है, क्या कानून साजी जो है, जो ऑर्डिनेंस है वो मेरे सामने रखा हुआ है, जो इस वक्त जो जिन पैराग्राफ्स का जिक्र कर रहे थे वजीर कानून फारूक नसीम साहब, वो भी मेरे सामने रखे, जिसमें यही लिखा हुआ है 147 तो यही कहता है ना कि पाकिस्तानी जो रियासत है वो अपने मुताबिक फिर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन और फेयर ट्रायल के जो सारे जो उसूल है उनको पूरा करते हुए कानून साजी कर सकती है जिस तरह से वो चाहते हैं। आप समझते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये वाकई रियायत है, कंसेशन है, या आप समझते हैं कि तो करना पड़ा? जी, मैं जनरल साहब से पूछ रहा हूं। जनरल साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखिए, ये रियायत नहीं है, ये कंपल्शन थी। अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको सारा ये समझाता हूँ। देखिए, ये जो बात की जा रही है कि काउंसलर एक्सेस देनी थी, उसकी वजह से उधर बयाना कन्वेंशन वायलेट हो रहे थे, ये ऐसा नहीं था। ये केस था आपकी नेशनल सिक्योरिटी का, और अगर हुकूमत पाकिस्तान इस पे स्टांस लेती कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, टेररिज्म का मामला है, एक टेररिस्ट है जिसने मुल्क में इतने लोग मरवाए हैं, तो हम उसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट या अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किसी और के हवाले नहीं कर सकते। उस पर जजमेंट जो है वो हमारा अपना मुल्क करेगा, क्योंकि हमारी अपनी सिक्योरिटी का इशू है। तो आप उस ज्यूरिसडिक्शन से बच सकते थे जो आपने कबूल की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जब आपने कबूल कर दी, तो अगर उस वक्त काउंसलर एक्सेस दे देते तो फिर बचत ना हो जाती? नहीं, काउंसलर एक्सेस दे देते तब भी, ना देते तो तब भी। काउंसलर एक्सेस का एक इशू जो था वो ये था कि गालिबन ये 2008 या 2009 में एक हमारा दोनों इंडिया पाकिस्तान का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत ये तय पाया था कि नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज होंगे उस पे आप केस टू केस बेसिस पे फैसला करेंगे कि आपने काउंसलर एक्सेस देनी है या नहीं देनी। लेकिन बदकिस्मती से वो 8-9 साल वो जो एग्रीमेंट था वो यूनाइटेड नेशन में आपने रजिस्टर नहीं कराया। वो रजिस्टर ना होने की वजह से काउंसलर एक्सेस का इशू निकला है, वरना तो आप दोनों मुल्कों के दरमियान जो एग्रीमेंट था उसके तहत पाकिस्तान फैसला कर सकता था कि आपने काउंसलर एक्सेस देनी है या नहीं देनी। ये आपकी सवाबदीद थी और दोनों का एग्रीमेंट मौजूद था, लेकिन चूंकि रजिस्टर्ड नहीं था तो आपको बैकफुट पे जाना पड़ा। ये क्यों नहीं इन 2 हुकूमतों ने कराया जो पहले थी? मैं समझता हूँ ये भी उनको इसका जवाब देना चाहिए कि ये किसकी गलती। तो शाह महमूद कुरैशी साहब से फिर पूछा जाए, क्योंकि वो वजीर खारजा तो तब भी थे ना। शाह महमूद कुरैशी साहब कोई मतलब कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि जो रीचेबल नहीं है, पूछा जाना चाहिए हर एक से। जो देखें, ये तो मुल्क के मामलात हैं, इसमें किसी पार्टी का इशू नहीं है, मुल्क के और ये जो बार बार हम कहते हैं फलां गद्दार, ये वो भी किस्सा नहीं है। कोई गद्दार नहीं है। अब हमारे वजीर आजम जो है ये हल्फ दे के आके तो आप वजारत उस्मा को ओहदा संभालते हैं, तो कैसे ये उन पर इल्जाम आ सकता है? लेकिन ये है कि बाज़-औक़ात आपकी गलत पॉलिसीज हैं, बाज़-औक़ात आपके ऐसे इक़दाम हैं जिसका फायदा आपके दुश्मन को पहुंचता है, तो फिर लोगों को कहने का मौका मिल जाता है। जैसे PMLN के वक्त में उफा में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कश्मीर का नाम ही नहीं था जॉइंट कम्युनिके, तो उसका सेटबैक हुआ, हमारे मुल्क में बड़ा कोहराम मचा। तो बात चीजें आपकी अपनी पॉलिसी की वजह से बाज़-औक़ात आपके ऊपर हरफ आ जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप गद्दार हैं या आप मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये पॉलिसीज हैं। बहरहाल, तो बात ये है कि ये तो ज्यूरिसडिक्शन का इशू था जो आप वहां पे हैंडल कर सकते थे, आप नेशनल सिक्योरिटी के कवर में उसको, और है भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसको जासूस कहना वो मुनासिब नहीं है, वो गलत है। ही इज ए टेररिस्ट, और उसने एक टेरर नेटवर्क यहाँ पे बनाया था, उस टेरर नेटवर्क को चला रहा था। अब हुआ ये कि वो जब पकड़ा गया तो ये चीज सामने आई कि वो सर्विंग ऑफिसर है नेवी का। जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनका सर्विस के अंदर कोर्ट मार्शल होता है। एक तो उनको एक सर्विंग ऑफिसर की वो सहूलत देनी पड़ती है, वो उनको जेल या जहां भी आप रखें उनको उसके ओहदे के मुताबिक उसी तरह रखना पड़ता है जब तक कि उसकी कन्विक्शन ना हो, और फिर उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत आप उसका ट्रायल करते हैं। अब उस ट्रायल में अपील जो है वो भी आर्मी के अंदर हो सकती है, बाहर सिविल में नहीं हो सकती। उसकी अपील का हक उसको है, लेकिन उसके लिए एपेलेट कोर्ट जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाता है,
और वो एक ऑफिसर मुकर्रर हो जाता है मेजर जनरल रैंक का जो उसकी अपील सुनता है। अब यहाँ पे किस्सा ये था कि उन्होंने अपील का कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि वो बाहर सिविल में सुनी जाएगी और ट्रांसपेरेंट होगी, क्रेडिबल उसका रिव्यू होगा। ये वो कंपल्शन है जो हुकूमत के ऊपर आ गई। अब कानूनन ये चीज हो नहीं सकती। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आपको ऑर्डर दिया हुआ है, जजमेंट दी हुई है, आपने जजमेंट इंप्लीमेंट करनी है। मेरा अपना अंदाजा है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री जब आपने वो एक ज्यूरिसडिक्शन कबूल कर ली तो पीएमएलएन की हुकूमत होती या पीपल्स पार्टी की होती, इनको ये काम करना सबको यही करना पड़ता। सबको यही करना था। ठीक है मुसद्दिक मलिक साहब, एक यहाँ क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन की दोबारा से बात हो रही है, काउंसलर एक्सेस जो है उस वक्त नहीं दिया गया था, तो क्या ऐसा है कि तहरीक इंसाफ ने जो अभी कानून साजी की है, क्या उस आपके दौर में जो गलतियां थी उसकी वजह से? मैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से पूछना चाह रही हूँ। मैं 1 मिनट एक बात मुकम्मल कर दूं। अंबर 1 मिनट जी ठीक है, क्विकली जनरल साहब। गलती ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में थी तो उनको पार्लियामेंट में जाना ये प्रोसीजर वायलेट करने की और मचा, वरना ये मामला इतना खराब होता। वहां भी एक्सप्लेन ये सारी जो पेश किया है वो ये है कि कुलभूषण का जो जी मैं सॉरी मैं रोकती हूँ यहाँ क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब अपनी बात मुकम्मल करें, देन द आंसर टू माय क्वेश्चन। जी जनरल साहब। मैं ये कह रहा था कि ये पीटीआई ने जहां गलती की वो ये थी कि जब पार्लियामेंट सेशन में थी तो वहां लाके ये केस पेश करते, आपने प्रोसीजर वायलेट किया। अब जब आके आपने पहले ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो उससे कंफ्यूजन पैदा हुआ। लगता ये है कि जैसे बिलावल कल तनकीद कर रहे थे या कोई और कर रहा, उन्होंने शायद ये पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ी नहीं हुई, पाकिस्तान आर्मी एक्ट नहीं पढ़ा हुआ, इधर ये नहीं पढ़ी हुई, ये जजमेंट वगैरह शायद, जिसकी वजह से उनको इस तरह की तनकीद करनी पड़ी। हो सकता है कि अगर हुकूमत ये वजाहतें कर देती, वहां पे पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाता तो सारे ऑन बोर्ड होते, फिर ये इशू ना आता। ठीक है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। अगर इजाजत हो तो देखिए मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात मैं शुरू करता हूँ वहां से जहां से जनरल साहब ने वियना कन्वेंशन के बाद हमारी एक बायलैटरल एग्रीमेंट था जिसका उन्होंने जिक्र किया, और उस बायलैटरल एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि हम केस बाय केस इसको देखेंगे और फैसला करेंगे। और मैं जनरल खिलाफ साहब की बात से एग्री करता हूँ कि हम उसको अगर दहशतगर्द जाने तो फिर उसको ये तमाम चीजें जो हैं उनका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। और जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी इंटरनेशनल कोर्ट में वो एग्जैक्टली वो थी जो इस वक्त जनरल साहब कह रहे हैं, और पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ मुशावरत के बाद एक बेहतरीन वकील के जरिए यही रिप्रेजेंटेशन वहां पे की गई थी जिसका जिक्र जनरल साहब कर रहे हैं। तो उस ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ही ये था कि वियना कन्वेंशन की कैद से बाहर निकला जाए, वियना कन्वेंशन की कैद को माना ना जाए। पाकिस्तान की पूरी रिप्रेजेंटेशन वहां पे ये थी कि हम वियना कन्वेंशन के उस कैद को नहीं मानते, क्योंकि उसके बाद ये हमारी एक अग्रीमेंट है जिसके तहत हम ये समझते हैं कि ये दहशतगर्द है और दहशतगर्द की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। तो इसको पहली बात तो मैं ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जनरल साहब ने बड़ी भरपूर रिप्रेजेंटेशन की है उस केस की जो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर हमने पेश किया। दूसरी बात यह कि कल रियाज फतियाना साहब ने और आज अली अवान ने, जो मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा अजीज दोस्त है, दोनों ने तासुर ये दिया है कि हमने जो हैं कुलभूषण उनके हकूक को पामाल किया, यानी उनके कुछ हक थे जो हमने उनको नहीं दिए। अगर मैं इनकी ये बात मान लूं तो फिर हम मोदी के याद, अगर हम उनके हक पामाल कर रहे हैं जिनको पीटीआई समझती है कि मिलने चाहिए उनको हक, तो फिर हम कैसे मोदी के यार? हम तो इनको मोदी का यार नहीं कह रहे, हम तो इनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम हक पामाली के ऊपर भी मोदी के यार हैं और ये उनको हक दिलवाने पे भी जो ये समझते हैं कि उनका सही हक है, ये मोदी के दुश्मन कैसे? बहरहाल हमारा इनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जनरल साहब की बात से कोई इख्तलाफ नहीं, बिकॉज यही थी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल कोर्ट्स में जो हमने की थी। तीसरी जो मैं बात आपके सामने आपने की थी, मैं अब चाहती हूँ, मैं खोसा साहब के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि जनरल साहब ने एक और बात की थी। ऐसा जाहिर कर रहे थे जनरल साहब, तो यही कह रहे थे, ऐसा जाहिर था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पढ़ा नहीं था, कवानीन नहीं पढ़े थे, ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा था, पाकिस्तान आर्मी एक्ट नहीं पढ़ा था। मैडम 1 सेकंड दीजिए, आखिरी बात में 10 जी ठीक है, श्योर। वो ये है कि हम जिस बात पे मोतरज हैं वो ये है कि आप कोई भी हक किसी को दिलवाना चाहें, उसका एक तरीकाकार तो है ना भाई।
आप अगर पार्लियामेंट का पहला दिन जो आया था, इतनी अहम चीज है, उनको कॉन्सुलर एक्सेस देने से पहले, कॉन्सुलर एक्सेस एक ऑर्डिनेंस के जरिए देने के बाद नहीं, यानी जो भी आप उनका हक समझते हैं वो हक उनको देने के बाद नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, जैसे जनरल साहब कह रहे थे कि हमारे कानून इसकी इजाजत नहीं देते, और अगर आप समझते हैं कि हम पे इंटरनेशनल कोर्ट की कोई बंदिश है तो आप पार्लियामान में लाएं तो सही ना। वो एक्सेस देने से पहले पाकिस्तानी कानून को एक पार्लिमानी अंदाज में सेटल करें डिस्कशन के बाद, और फिर जो फैसला हो उसके मुताबिक बढ़ें आगे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। आप ऑर्डिनेंस के जरिए पहले एक्सेस दे के फिर पार्लियामेंट के अंदर वो कानून पेश कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, ये पार्लिमानी तरीकाकार से मुताबिक नहीं करता। ठीक है खोसा साहब, जनरल साहब जो बात कर रहे थे, मैं इसी पॉइंट को वापस लेकर जाऊंगी अली नवाज के पास, लेकिन मैं चाहती हूँ कि खोसा साहब इसका जवाब दे। जनरल साहब ने ये कहा, ऐसा जाहिर होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कवानीन नहीं पढ़े थे, ऑर्डिनेंस नहीं पढ़े थे, वगैरह वगैरह। ये अवान साहब ने भी ऐसी ही बात की है कि मैंने नहीं पढ़े थे। देखिए, हमने पढ़े हुए हैं, और बिलावल भुट्टो साहब कभी बगैर पढ़े हुए वो इस तरह तकरीर नहीं करते, ये उनका तरीका भी है, हमेशा तैयारी करके जाते हैं। बाकी रहा ये, देखिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि उनको न सिर्फ काउंसलर एक्सेस पहले दी गई गुलबशन को, जो इन्होंने खुद जाके इनकार कर दिया कि ये सब लोग, कोई यहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई नहीं होगा वरना हम नहीं जाते। ये खुद इनकी एम्बेसीज ने जब भेजे थे तो उन्होंने इनकार कर दिया, यानी वो डिक्टेशन कर रहे थे हमें। फिर उनकी फैमिली को मिलाया गया कलभूषण की। आप मुझे बताइएगा किस मुल्क में, इंडिया में क्या इंडिया इजाज़त देता? अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती तो क्या इंडिया ये चीज़ें देता? फिर कानून तब्दील करना, वो ज़रा पढ़ लें, अवान साहब भी पढ़ लें, जनरल साहब ने तो यकीनन पढ़ी होगी, ये पढ़ लें। उसमें कहीं ये जो है आईसीजे ये नहीं कहा उन्होंने कि आप अपने कानून को ही बदल देंगे, इसलिए आप, उन्होंने कहा कि कानून के अंदर आप इनको काउंसलर एक्सेस भी देंगे, और इनको जो है अगर रिव्यू आपके कानून इजाज़त देते हैं तो उसमें इनको शफाफ तरीके से इनको ट्रांसपेरेंट देंगे रिव्यू। तो दोनों चीज़ें दी गई हैं। अब अगर वो जो है नहीं लेना चाहते, लेकिन खोसा साहब जैसे आज पैराग्राफ 147 के पाकिस्तान की मर्जी है वो जिस तरह से इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन करे, जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे कि अगर इसको शफाफ रखना था तो जाहिर है सिविल कोर्ट में जाना था, तो उसके लिए तो कानून साजी करनी थी ना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने आइन के ताबे हैं, माफ कीजिएगा, आइन बड़ा वाज़ेह है इस मामले में। मिलिट्री कोर्ट की सजा, वो हायरार्की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो हमारा आर्टिकल 10A है, उसमें भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेंगे आप। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये है कि अगर आर्मी एक्ट के तहत उसकी जो है ट्रायल होगा, तो जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, अपैलेट अथॉरिटी विद इन दी आर्मी इटसेल्फ होगी, जो आर्मी चीफ होगा। फिर मर्सी पिटीशन जो उसकी पेंडिंग है वो भी आर्मी चीफ के पास जाएगी, मर्सी पिटीशन उसकी, और फिर उसके बाद सदर के पास जाएगी, जिस पर वो जोर देना चाहता है। सो माफ कीजिएगा, हम बिल्कुल कानून बदलना, अब ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आपने ऑर्डिनेंस दे दिया, अब ऑर्डिनेंस को ले करेंगे असेंबली में, उससे पहले आपने उसे एक्सेस भी दे दी, उससे पहले आपने उस पर अमल भी कर दिया, तो फिर ऑर्डिनेंस अगर कल को रिजेक्ट भी होता है उस पर तो अमल हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने बाईपास कर दिया पार्लियामेंट को, और बाईपास करके अगर पार्लियामेंट आज रिजेक्ट भी कर देती है 3 महीने के अंदर उस ऑर्डिनेंस को, तो आपने तो उस पर अमल करके उसको दे दिया। भले वो और बात है उसका इफेक्ट क्या होता है या नहीं होता है। देखिए, इस तरह से अमूर सल्तनत नहीं चलाए जाते, और खुसूसन जब इतने हसास चीज़ें मामलात हों। ये कोई ऑर्डिनरी आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि आप एक शख्स के लिए जो हिंदुस्तान का एक हमारे यहाँ प्लांटेड किस्म का बंदा है, जो तखरीब कारी में मुलवस है, जो उनका जो है खुद कन्फेशन करता है, इकबाल जुर्म करता है, जिसको सजाए मौत आपने अपने कानून के मुताबिक दी हुई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ आर्टिकल 10A के मुताबिक दी हुई है, जिसकी अपील भी खारिज हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है डेथ सेंटेंस, जिसकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग है। आप उसको जो है माशाअल्लाह, ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकती हूँ खोसा साहब, मैं चाहती हूँ कि अली साहब इसका जवाब दे, उनको मौका भी देंगे, भरपूर मौका देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अली नवाज खान साहब, सबसे अहम जो बात है इस वक्त जो दोनों जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं अपोजिशन के, उनका तो यही कहना है और ज़ाहिर यही होता है कि, और जनरल साहब भी तस्दीक कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी गई, एतमाद में नहीं लिया गया। हम रेमंड डेविस की बात कर सकते हैं, सलाला की बात कर सकते हैं, बहुत कुछ माजी की बात कर सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट इस वक्त पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दी गई, अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया, और वो सारी जो उनको एक्सेस थी वो कोशिश की गई, पेशकश की गई, सब कुछ जब प्रोसेस पूरा हो चुका था तब। अच्छा, मैं थोड़ी बात, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब बहुत बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो मेरा ख्याल है शायद वो जैसे कह रहे थे उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल है उन्होंने प्रॉपर्ली शायद उन्होंने गो थ्रू किया होगा, प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है उन्होंने। अगर उनमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं आईसीजे के, वो हुए क्या है, इफेक्टिव रिव्यू, रिकंसिडरेशन, और थर्ड जो वर्ड यूज हुए ऑब्लिगेशन ऑफ रिजल्ट, मेरे ख्याल खोसा साहब ने नहीं पढ़ा। अगर ऑब्लिगेशन ऑफ रिजल्ट की जब आपके ऊपर ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपने उसको जब एक्सेस देना है, काउंसलर एक्सेस देना है, तो ये चीजें आपको देनी है, ये चीजें देनी है, उसके लिए आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। आपने 199 की जो एप्लीकेशन है वो मूव की, क्यों की, और उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। ये एक बहस हो सकती है जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उस पर बात होनी भी चाहिए कि इसमें पार्लियामेंट को लूप में ले लेना चाहिए था। 29 मई को प्रोमोलगेट हुआ था, उसके बाद 3-4 सेशंस हुए हैं, उसमें इसको लाना चाहिए था। ये बात मैं इस हद तक बिल्कुल एग्री हूँ। पर क्या वजह है, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सेशन जब थे उसके बाद क्यों नहीं किया गया? जब ये सारे जो फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब मालूम हुआ था, सब कुछ जब हो चुका था। अंबर, इस मुल्क की हिस्ट्री ये है कि विकीलीक्स कहती है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जाती है, कहती है अब ड्रोन अटैक्स। अली साहब, मैं माजी से आगे बढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी की बात कर रहे हैं आप तस्लीम भी कर रहे हैं कि करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं किया? देखिए, आपको ये भी मालूम है ना कि 1 साल तो इस आईसीजे के फैसले को तो गुजर चुका है, बहुत वक्त था, बहुत मौका था। वापस भिजवा दिया गया, और इधर जो बात हो रही है, वी आर नॉट गिविंग एनी कंसेशन, वी आर जस्ट जो आईसीजे की डायरेक्शन है हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये चीज आपके सामने। दूसरी तरफ बड़े भाई जो मुसद्दिक भाई हैं, उन्होंने भी ऐसी बात की कि शायद उन्होंने जो शायद मेरी बात से निकाला कि हम कोई कंसेशंस देना चाह रहे हैं। कंसेशंस देते रहे हैं हम, संजय जंदाल को देते रहे कंसेशन, उसको वीजा उसको मरी दे गए। हमने बिल्कुल मोदी को अपने घर बुला लिया, प्राइवेट हमने अपने शादियों पे उसको बुलाया। अली साहब, मैं दोबारा से सवाल पूछूंगी, मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आप भी कह रहे हैं कि करना चाहिए था, 1 साल गुजर गया इस फैसले को, तो फिर क्यों नहीं किया? वजह क्या थी? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई। इतने बड़े कंसेशन देते रहे हैं कि आईसीजे के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर नवाज शरीफ की कोर्ट की गई पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसको इस लेवल पे लेके जाया गया। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको सही डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और वो हमें जाना चाहिए। जहां तक आपकी पार्लियामेंट वाली बात है, मैं उससे एग्री कर रहा हूं कि इसको पहले पार्लियामेंट में लेके आ जाना चाहिए था, इसके ऊपर पहले बहस हो जानी चाहिए थी, ताकि अगर कंफ्यूजन की बेस पे कोई चीज हुई है, अगर मैं किसी की नीयत को शक नहीं करता, तो ये चीज पहले आ जानी चाहिए। अंबर, मैं वजह क्या थी अली साहब, वजह क्या थी कि फिर क्यों नहीं किया? मैं एक मिनट अली साहब से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, फिर वजह क्या थी? बजट सेशन में ले नहीं हो सकता था, उसके बाद जो नॉर्मल सेशन शुरू हुआ है उसके बाद इसके अंदर हमने ले कर दिया, पर फिर भी मेरा ख्याल है जैसे ही शुरू हुआ था ये वाला सेशन, इसके अंदर आ जाना चाहिए था। ठीक है जी, जनरल साहब। देखिए, मैं 2-3 चीजों की वजाहत करता हूं। पहली बात तो ये है कि जब ये केस लड़ा गया तो हमारे जो वकला थे उनको फेस करना पड़ा। जब इंडिया ने ये स्टांस लिया कि मिलिट्री कोर्ट्स तो इनके कोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें शफाफियत नहीं है, जिस तरह चाहे फैसले कर देते हैं, और ये भी इसी तरह फैसला हुआ है, तो उस पर हमारे वकला ने वहां ये स्टांस लिया था कि ऐसा नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि वकला भी हमारे मिक्सअप कर गए कि ये सर्विंग ऑफिसर है, इसका प्रोसेस अलग है। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ इतने केसेस जो मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्राई किए हैं और इतने वो उनके रिव्यू हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने इतने लोगों को बरी भी किया, उसमें आप देखिए, तो आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, वो कोर्ट भी किया था पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। ये जब उन्होंने कहा जी कि ठीक है, सिविल रिव्यू का किस्सा आ गया। आपने
सिविल रिव्यूज में हमारे वकला ने खुद उसकी मिसालें दे के उसमें कैसा ये करवाए। दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज हो सकता है फिर भी शायद वो सिविल रिव्यू ही करवाना पड़ता। अगर सिविल रिव्यू का किस्सा है तो मैं खोसर साहब के माजरत के साथ मैं एग्री नहीं करता, फिर आपको मजबूरन ये कानून लाना पड़ता। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट का इस्तेमाल कोई नहीं करता। ये इतना हमारी डेमोक्रेसी जो है वो इसी वजह से एक बैकफुट पे है कि आप पार्लियामेंट को वो वक्त नहीं देते। हमारी पार्लियामेंट ने सिर्फ 2 दफा आप समझिए कि बहुत बड़े बड़े उन्होंने फैसले किए। एक पीपल्स पार्टी के वक्त में सलाला के बाद अमेरिका का बाइकआउट करना, उनको रोकना ये आसान नहीं था, ये पार्लियामेंट के अलावा कोई नहीं कर सकता था। और बल्कि ये हमें क्रेडिट भी देना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इतना बड़ा जो एक कौमी सलामती का मामला था, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया और उस पर एक यूनाइटेड फ्रंट पेश किया। कह रहा हूं अंबर मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप पार्लियामेंट के पास जाएं, उससे फैसला कराएं, उसकी मदद लें, तो आपको बहुत बड़े बड़े फैसले आप कर सकते हैं। दूसरी दफा पीएमएलएन के वक्त में जब हमने यमन फौज नहीं भेजनी थी, पार्लियामेंट से हमने कराया। ये 2 बहुत टर्निंग पॉइंट थे हमारी पार्लियामेंट के फैसलों में। और ये मैं समझता हूं कि ये पीटीआई को भी ज़हन में रखना चाहिए कि बड़े फैसले कराने के लिए आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट आपको मुल्क के मुफाद में बैकिंग देगी, लेकिन बदकिस्मती कि हम पार्लियामेंट के पास जाते नहीं। तीसरा जो है, जो मुझे सबसे बड़ा जो मुझे इतराज है, वो ये है कि ना पीएमएलएन ने इस्तेमाल किया इस कल मोशन को और ना ही पीटीआई कर रही है। आज इसके 2 चीजें थी। पीएमएलएन के वक्त में हमारे ऊपर इल्जाम इंडिया लगाता था कि हम टेररिस्ट स्टेट हैं, टेररिस्ट, और पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द मशहूर किया। दुनिया हमें मानने लग गई कि ये दहशत, इधर उनमें वाकया होता है इंडिया में और उधर पाकिस्तान पे इल्जाम और दुनिया मान लेती है। कल मोशन जब पकड़ा गया तो ऑफिशियली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, जिसको ना उस वक्त की हुकूमत ने यूज किया ना आज कर रही है। दूसरा उसका नुकता था कि उसने तस्लीम किया, सारी मनी ट्रेल दी कि मैंने $40,000 जो है वो यहाँ पे टेररिज्म के लिए फलां को फंडिंग की। उसने और भी पैसों का बताया। आप क्यों नहीं उनको एफएटीएफ में लेके गए इंडिया को? हम एफएटीएफ में भुगत रहे हैं पिछले 3 साल से बगैर किसी सबूत के। यानी हमने एफएटीएफ के सामने जाके सफाइयां पेश करनी शुरू कर दी। दुनिया में किसी ने हमें यह सबूत नहीं दिया कि हमारे मुल्क से कोई टेरर फंडिंग हुई है। आप समझते हैं कि कुलभूषण जाधव का जो मामला है, जो शिद्दत दहशतगर्दी है, जो इल्जामात हम पे लगते हैं, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, उसको सजा देना एक चीज है, वो तो उसके जुर्म की थी, लेकिन आपने पॉलिटिकल साइड पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उस चीज को यूज ही नहीं किया जो आपके हाथ में आई हुई थी। हमारे मियां साहब ने तो यूनाइटेड नेशन में भी जिक्र नहीं किया उसका। तो ये वो चीजें हैं जहां आपने अपने मुल्क के मुफादात में आपके हाथ में आई हुई चीजें आपने इस्तेमाल करना है। आज भी आप एफएटीएफ में जाते हैं, आप क्यों नहीं इसका कलभूषण का किस्सा लेके जाते वहां पे कि जनाब ये तो टेरर फंडिंग का माना हुआ आदमी है, हमारे पास ये सबूत है। भारत हमें जलीलो खार कर रहा है, वहां पे हम एफएटीएफ में बैठे सफाइयां पेश करते रहते हैं। तो जो टेरर फंडिंग कर रहा है, जिसका कराची में भी आपने टेरर फंडिंग के सबूत पकड़े हैं, तो उसका इस्तेमाल तो कोई होना चाहिए आगे। ये दुख है कि जो हमारे हाथ में होते हुए सारा कुछ, ना हम दुनिया को ये बता सके कि भारत टेरर स्टेट है और ना ही दुनिया को ये कह सके कि ये टेरर फंडिंग करते हैं और एफएटीएफ में इनको ले जाना चाहिए। ये कौन करे? ठीक है अली नवाज साहब, इसका जवाब, क्योंकि जो बार बार ऑपोजिशन भी कहती है, जनरल साहब भी कह रहे हैं कि अगर कश्मीर का मामला है, आर्टिकल 370 1 साल होने को है, इसके अलावा कि हमने कुछ ट्वीट्स की हैं, इसके अलावा कि जुमे के जुमे कुछ एहतजाज हुए हैं, मामला वहीं का वहीं है। दूसरी जानिब जनरल साहब कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव का मामला जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इफेक्टिवली नहीं इस्तेमाल किया जिस तरह से करना चाहिए था। अच्छा, ये जनरल साहब की अपनी एक राय है। मेरा ख्याल है कि आप जब हमारी हुकूमत आई थी और दुनिया में जो इंडिया की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दी, वो कामयाब हो चुका हुआ था। बट आज अगर आप देखें, आज अगर इस वक्त जब हम बैठे ये बात कर रहे हैं, तो इंडिया इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है और पाकिस्तान ने जो नैरेटिव बिल्ड किया है इंडिया के खिलाफ, जो उन्होंने नेक्सस बनाया है मोदी और हिटलर का, वो पूरी दुनिया आज मोदी को हिटलर के नाम से उसको जोड़ती है। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। लेकिन अली साहब, ये क्या पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से है या भारत की अपनी कोताहियों की वजह से है, जो अपने तमाम जो हमसाए ममालिक हैं उनके साथ जो लड़ाई छेड़ रही है, और मोदी की अपनी जो पॉलिसीज है? दिस इज देखिए, अब फिर यही बात है ना, हमारी एक बहुत बड़ी, आप पिछली गवर्नमेंट में याद हो कि जो मैं पहले भी बात कर रहा था, आईसीजे में एक पूरी तकरीर चलाई गई जो नवाज शरीफ साहब ने की थी हमारे अगेंस्ट,
हमारी अपनी गलतियां थी ना। नवाज शरीफ साहब ने क्या तकरीर की थी? जो इंडिया में मुंबई अटैक्स हुए थे उसके ऊपर जो उनका वर्जन आया था, इफ यू रिमेंबर, वो हर जगह उन्होंने कोड किया था। और फिर जो इंडिया की पॉलिसी थी जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था कि टेररिस्ट स्टेट है, जब आपका वजीर आज़म ये बात कर रहा हो। माजरत अली साहब मैं यहाँ रोकती हूँ क्योंकि वो डॉन की स्टोरी थी, वो एक अखबार की स्टोरी थी, वो एक अखबार की स्टोरी थी। तकरीर आईसीजे में कोर्ट के अंदर उनकी तकरीर को कोड किया गया। अगर आप उनकी निकालें, लेकिन अली साहब आपका चले, देखिए वो अगेन मैं ये कहूंगी कि वो माजी थी और वो माजी है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का जवाब दें कि कुछ ट्वीट्स के अलावा, जुम्मे के जुम्मे जो कुछ एहतजाज हुआ था उसके अलावा क्या कर सका है पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से? 1 साल गुजर गया। असेंबली में कहता है कि खान साहब ये करे वो करे, खान साहब कहते हैं मैं हमला कर दूं, कहते नहीं मैं ये नहीं कह रहा। आपने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे उसकी आवाज बुलंद की, हर दफा खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में जाके उसकी बात की। आज पूरी दुनिया में जो कश्मीर पे इंडिया कर रहा है उसकी शायद ह्यूमन राइट्स कमीशन उसकी बात कर रही है। आपकी जो 5 सुपर पावर्स है वो बैठ के कश्मीर, जो पहले हर दफा वीटो हो जाता था, उनकी जो कमेटी वो बैठ के बात करती है। इंग्लैंड कहता है कि आप एक्सेस दें जो ह्यूमन राइट्स के लोगों को कश्मीर का। हर आपकी जो सुपर पावर वो ये बात कर रही है, किस बेस पे कर रही है? आपने अपना केस अच्छी तरह लड़ा, लेकिन बात से तो आगे नहीं बात गई ना। हम मुझे बता दें कि इससे पहले बात क्या हुई थी, जो 2015 में ऊपा कॉन्फ्रेंस हुई जो जनरल उसको किया, उसके अंदर कश्मीर की बात ही नहीं की गई। ये था पाकिस्तान का चांस, तो पाकिस्तान को तो नहीं किया। ठीक है, मैं इसी पॉइंट को डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जवाब। जी मैं एक रैशनल जवाब दूंगा, फिर हरीफ भाई की इमोशनल जो गुफ्तगू है उसका जवाब दूंगा, या अगर आप चाहें बदल देता हूँ इसका। बेहतर सीक्वेंस यही है कि मैं इसको पहले रैशनल जवाब दूँ। देखिए रैशनल जवाब ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि पार्लियामान में क्यों नहीं लाते ये और ज़्यादातर लोग क्यों नहीं ये करते। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की पोलराइजेशन पार्लियामान में हो चुकी है और जिस कदर शक से हम अपनी ऑपोजिशन या वो लोग जो हमारे नुक्ता नज़र से एग्री नहीं करते, जिस तरह हम उनको गद्दार या उनको मोदी का यार या उनको काफिर डिक्लेयर करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप ये तमाम गुफ्तगू फरमाने के बाद पार्लियामान में आए और कोई रैशनल नुक्ता नज़र जो मुल्की मुफाद में हो उसको आगे बढ़ाएं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा शक है बिलखुसूस इस हुकूमत को, जो हर वो शख्स और हर वो इदारा और हर वो पार्टी जो उनको अपोज करती है उसको गद्दार और माफिया या जो भी जानते हैं, जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो काफी किस मुँह से जाओगे गाले, अब किससे आके बात करेंगे और क्या बात करेंगे? गद्दारों से बात करेंगे, काफिरों से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? और यही वजह है कि वज़ीर आज़म साहब किसी से हाथ नहीं मिलाते, अब किसी की बात नहीं सुनते ऑपोजिशन में किसी बंदे की, तो वो फिर पार्लियामान की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। और बुनियादी मुद्दा है वो शक है या जो भी वो नैरेटिव है जिसके अंदर बड़े बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो है कि रैशनल जवाब कि पार्लियामान को क्यों शक की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उनको यकीन है कि कोई मुल्की मुफाद में वही सिर्फ काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब हम जो इमोशनल जवाब है, जो उनकी मुफाद से मैं आप बात को अगर आगे चलाऊं, तो जहाँ पे जिन तकारीर का या जिस भी आप किसी अखबार के तराशे का जिक्र कर रही थी, वहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि वो क्लिप्स जो पाकिस्तान के अपने इदारों के मुतालिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म बनने से पहले कहे हुए हैं, जरा वो चलाइए और बताइए कि दहशतगर्द तंजीमों से उन्होंने किस किस को जोड़ा हुआ है। और ये जो अभी अमेरिका में वज़ीर आज़म तकरीर करके आए थे और उन्होंने कहा था कि तारीखी तौर पे किन इदारों ने, हमारे किस इदारे ने किस किस्म के दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, ज़रा वो भी चलाएं। अब ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? इससे इमोशनल चीज़ों का तो सबका जवाब है और वो क्लिप चल भी रहे हैं। मैं अगर ना भी जिक्र करूँ और ना भी चलाएं तो लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो गुफ्तगू, जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप बुनियादी तौर पे अपनी ऑपोजिशन को मजबूर कर रहे होते हैं कि वो ऐसे हवाले दे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का वक़ार मजबूर हो। हमने अभी तक ये नहीं कहा कि ठीक है, मैं आपको रोकती हूँ यहाँ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, यहाँ मैं रोकती हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है।
खोसा साहब, क्योंकि मैं ये बहुत अहम अब क्योंकि सवाल बन गया है NFC अवार्ड के हवाले से, उसकी कमीशन, अब पाकिस्तान म्यूजिक नवाज अदालत भी गई थी इसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन पर। हफीज़ शेख साहब अब उस कमेटी से हट गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध बार बार खतूत लिख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, फंड्स का मामला रहता है। अब आप समझते हैं कि ये हल हो सकता है? देखिए, एक बात तो ये है कि आइन ने उसका तहफ़्फ़ुज़ कर दिया है, बाकायदा आइन ने 18वीं तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ कर दिया है कि NFC अवार्ड जो मुतय्यन किया गया है इससे कम नहीं होगा। सो इसीलिए अब आप जितनी मर्ज़ी आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें ये, लेकिन NFC अवार्ड बढ़ तो सकता है सूबों का, लेकिन कम नहीं हो सकता है। जो इन्होंने किया है इस मरतबा, बादशाहत जो की है PTI ने, वो जाहिर है कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। बिकॉज अगर आप स्लैश डाउन करते हैं, भले आपने कहा जी कि वो जो KPK का 3% जो है वो दे दें, जो शामिल हुए हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान वगैरह के, वो एक इन्होंने बनाया, तो उसके हिसाब से सारे प्रोविंसेस अपना दें। देखिए, वो आइन के फिर मुतसादिम हो जाता है। आप उसको ज़रूर कीजिएगा, यकीनन दीजिएगा उनको, वो ज़ाहिर है उनकी महरूमियाँ आपने दूर करनी है और उनको मेन स्ट्रीम लाइन में आपने लाना है। सारा पाकिस्तान चाहेगा, हम भी चाहेंगे, लेकिन वो सूबों के इस्तेहसाल पर नहीं कर सकते हैं आप। मरकज़ क्यों अपने आप को शहनशाह बनाना चाहती है, जबकि मरकज़ का तो 24 किलोमीटर का सारा रकबा इनके पास है, बाकी तो सारा सूबों के पास है। तो सूबों को जो आइन में सूबाई खुद मुख्तारी मिली है, वो आइन का एक ऐसा अनमोल कारनामा है, मैं समझता हूँ, कि जिसने 1973 के आइन की सही रूह की समत की। क्योंकि भुट्टो साहब ने उस वक्त भी 10 साल के लिए ये मौक़िर किया था कि मौरूज़ी हालात में जब 93,000 कैदी है और 5,000 मुरब्बा मील चला गया और 2 लाख हो गया, और उसकी रिकग्निशन ये थी कि सूबाई इस्तेहसाल हुआ था, मशरकी पाकिस्तान के सूबे का इस्तेहसाल था, जिसकी महरूमियों की वजह से और अब तो खैर, अब तो क्योंकि हफीज़ शेख साहब नहीं होंगे, तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर वज़ीर ख़जाना निगोशिएट करेंगे। देखिए, हाँ, तो जाहिर है ये तो आइन का तकाजा था, वो हो ही नहीं सकते थे, वो नहीं बन सकते थे। आइन ही की इन्होंने उस जो हमने एतराज़ात किए थे उसी की रोशनी में खत्म हो गया, लेकिन मज़ीद डिस्कशन तो नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, अली नवाज अवान साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है। ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पे और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफ़िज़।